हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। लास्ट क्लास के अंदर अपन देख के आए थे कि वंशागति का जो आणविक आधार होता है वो डीएनए होता है कि आरएनए होता है कि प्रोटीन होता है। उसके लिए अपन ने बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है, सटन साहब है, टी.एच. मॉर्गन साहब है। उन्होंने इस बात का पता कर लिया था कि या तो जो डीएनए है या आरएनए है या फिर प्रोटीन है, यही क्या होने हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। फिर इन बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जिसमें हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या रूपांतरणीय सिद्धांत, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था। और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन को सिर्फ इस बात का ही पता लगा था कि ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे हो रहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो भी मटेरियल गया है वो या तो डीएनए गया है या आरएनए गया है या फिर प्रोटीन गया है। लेकिन वहां पे इस बात को प्रूव नहीं कर पाए थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब की जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी क्लास के अंदर हमने ये भी देखा था कि उनका केमिकल एनालिसिस करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे, जिनमें जो साइंटिस्ट वो आए थे उनके नाम क्या थे, एब्री थे और मैकार्टी थे, मैक्लियोन थे। ये 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने अपने को थोड़ा सा डाउट में लेकर के छोड़ दिया था कि कोई ना कोई मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब वो या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है। तो केमिकल एनालिसिस करने के बाद में इस बात का पता लग चुका था कि डीएनए ही अगली पीढ़ी के अंदर गया है, डीएनए का ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इस बात को लोगों ने कम माना है। अब फाइनली इस बात को प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, उसके लिए जो आज की क्लास में एक्सपेरिमेंट देखने वाले, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होने वाला है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में अपन ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सिद्ध करने के लिए 2 साइंटिस्ट आए थे, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, जिसमें अल्फ्रेड हर्शे साहब मेल साइंटिस्ट थे और मार्था चेस थे वो फीमेल थे। दोनों साइंटिस्ट ने ये प्रूव करके दिखाया है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, और आज तक इस बात को सारे लोग मानते भी हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यहाँ पे ये बनता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसको साबित करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो इनके एक्सपेरिमेंट के अंदर भी साइंटिस्ट के नाम ही है कि जब भी पढ़ते इस एक्सपेरिमेंट को तो यही पढ़ते हर्शे और चेस का प्रयोग। तो अपने को समझ जाना चाहिए कि हर्शे और चेस ने क्या किया है। हर्शे और चेस ने यही बात समझाई कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, जिसको आज सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। हम पीछे कुछ क्लासों में अपन ने इसी चैप्टर के अंदर ये बातें की थी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, रेप्लिकेशन है, वो अपन सिर्फ बोर्ड की एग्जाम के लिए कर रहे हैं, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमको अच्छे से पता है कि साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके बता देते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट कभी चेंज नहीं होता है। उसके लिए भले वो 12th क्लास हो, बोर्ड की एग्जाम हो या फिर नीट की एग्जाम हो, भले अपने बीएससी के अंदर चले, एमएससी के अंदर चले, सीएसआईआर नेट के अंदर चले, जब बात एक्सपेरिमेंट की आती है तो वो हमेशा सिमिलर रहने वाले हैं। तो आज की क्लास में ये जो एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, ये सिर्फ बोर्ड की एग्जाम के लिए नहीं है, ये सारे स्टूडेंट के लिए है जो कॉलेज कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट है, सबके लिए ये कॉमन होने वाला है, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे नीट की एग्जाम के अंदर 2023 के अंदर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ये साबित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो वहां पे भी अपन अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस को सिलेक्ट करते हैं। बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो भी यही करेंगे और कॉलेज में आएगा तो भी यही करेंगे, क्योंकि तो फिक्स एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो ये सबके लिए कॉमन होने वाला है। आज की क्लास में इस लेक्चर से अपने को ये समझ में आएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये बात तो अपने को पहले से बाहर से पता है। लेकिन हर्शे और चेस नाम के साइंटिस्ट ने इस बात को साबित करने के लिए क्या किया है, तो अपन बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं लास्ट में आपको 2 मिनट का रिवीजन करवा दूंगा, वो 2 मिनट वाला याद रह जाएगा तो वो अपना काफी रहने वाला। लेकिन उससे पहले अपने को सारी बातें, छोटी छोटी जो बातें हैं वो अपने को अच्छे से समझनी, ताकि लाइफ टाइम तक ये अपना सेव रह जाए। तो अपने स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, ये सिद्ध हुआ किसके प्रयोग से, हर्शे और चेस के प्रयोग से। प्रस्तुतकर्ता कौन है, अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस। कब किया गया ये एक्सपेरिमेंट, 1952 के अंदर किया गया है। इस प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, यह साबित हो जाता है। अब अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए
क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का इन्होंने इस्तेमाल किया है, इनका मटेरियल क्या है। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर जिन मटेरियल को इन्होंने काम में लिया है वो अपने होने वाले, एक तो T2 जीवाणुभोजी जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं, और दूसरा है इकोलाई जीवाणु या बैक्टीरिया, और तीसरा इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव समस्थानिक। और रेडियो एक्टिव समस्थानिक के अंदर इन्होंने कौन कौन से आइसोटोप लिए हैं, एक तो P32 का, एक S35 का। अब P32 क्या है, P मतलब फॉस्फोरस और S मतलब सल्फर। अब इन्होंने इस बात को पता करना है कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है या फिर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि जब मैकार्डी और मैक्लियोन ने जब केमिकल एनालिसिस किया था तो उसमें से 3 में से एक तो एलिमिनेट हो गया था कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, इनमें आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता है, सिर्फ 2 बची है अपने पास में, एक तो डीएनए हो सकता है या फिर प्रोटीन हो सकता है। तो इनके लिए P32 और S35 का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, क्योंकि डीएनए के अंदर तो होता है फॉस्फोरस और प्रोटीन के अंदर क्या होता है, सल्फर होता है, इसलिए इन समस्थानिकों का इस्तेमाल किया है। इन्होंने अपना प्रयोग T2 जीवाणुभोजी व इकोलाई पर किया। T2 जीवाणुभोजी द्वारा इकोलाई को संक्रमित करवाया। T2 जीवाणुभोजी में आनुवंशिक पदार्थ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। T2 जीवाणुभोजी के चारों ओर का आवरण कैप्सिड कहलाता है, जो कि प्रोटीन का बना होता है। अब इन्होंने जीवाणुभोजी को क्यों लिया, क्योंकि जीवाणुभोजी के पास में एक तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, और उनकी जो बाहर की कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। तो अपने को तो यही पता करना है कि या तो प्रोटीन होगा या फिर डीएनए होगा। अब जीवाणुभोजी को इकोलाई से संक्रमित करवा के देखा इन्होंने, और इकोलाई के अंदर संक्रमित करवा के देखा तो इकोलाई के अंदर जो जीवाणुभोजी ग्रोथ कर रहे थे, उन जीवाणुभोजी के अंदर अपने को देखना है कि उन जीवाणु जो नए जीवाणुभोजी बने हैं उनके अंदर डीएनए मिल रहा है कि प्रोटीन मिल रहा है, जिस बात से प्रूफ होने वाला है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अपना होने वाला है। उसके बाद में यह प्रयोग 3 चरणों में संपन्न होता है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है 3 स्टेप्स के अंदर होता है। सबसे पहले क्या होगा, संक्रमण, उसके बाद में क्या होगा, अनावरण या ब्लेंडिंग, उसके बाद में क्या होगा, अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूजेशन। अब इन तीनों को अपन ये यहीं पे समझ लेते हैं कि संक्रमण सबसे पहले क्या होगा, इकोलाई के अंदर बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट करवाया जाएगा, संक्रमित करवाया जाएगा। संक्रमित करवाने के बाद में अनावरण, ब्लेंडिंग, जैसे ही इकोलाई जीवाणु को बैक्टीरियोफाज से संक्रमित करवाएंगे, संक्रमित करवाने के बाद में उसी बैक्टीरियोफाज को इकोलाई से साइड में कर लेंगे तो उसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे, अपकेंद्रण करेंगे, जिसमें उनको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर गोल गोल घुमाया जाएगा, और घुमाने से अपने को यह पता लग जाएगा कि जिसमें जो हैवी मटेरियल रहता है वो तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे की तरफ, जैसे मान लो कि ऐसी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो प्रोटीन है, जो डीएनए है, उसकी क्या होती है, मिक्सिंग होती है। अब जिसमें हेवी मटेरियल रहता है वो तो नीचे की तरफ रह जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। और लास्ट में इन्होंने ये पाया कि जो हल्का मटेरियल ऊपर था उसके अंदर क्या मिला था, डीएनए मिला था, जिस बात से ये साबित हो चुका था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये कहने को बात सिंपल सी है, इस बात को पूरा अच्छी तरीके से अपन समझने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक नाम लिया है अपने जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफाज। तो सबसे पहले अपने को बेसिक चीज इतना पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफाज होता क्या है। तो ऐसा वायरस या विषाणु जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करता है, उन वायरस या विषाणु को हम क्या बोलते हैं, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो इसमें नाम क्या रहा, बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, तो अपने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है या फिर वायरस है। तो अपने को क्या मानना है, बैक्टीरियोफाज या ये जो जीवाणुभोजी क्या होता है, ये एक वायरस होता है, लेकिन ये नॉर्मल वायरस नहीं है, ये ऐसा वायरस होता है जो कि जीवाणुओं को संक्रमित कर रहा है। इसलिए इन वायरस को हम क्या नाम देते हैं, जीवाणुभोजी या फिर बैक्टीरियोफेज। अब इन बैक्टीरियोफेज लिया है अपन एक्सपेरिमेंट के अंदर और एक इकोलाई बैक्टीरिया को लिया है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि इनकी स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है। तो ये जो अपन ने बनाया, ये किसका डायग्राम बनाया, T2 बैक्टीरियोफेज या T2 जीवाणुभोजी का डायग्राम बनाया है। इस T2 जीवाणुभोजी के अंदर जो बाहर की कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो बाहर की कवरिंग दिखाई दे रही है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो कैप्सिड होता है, ये जो हिस्सा होता है इसका, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन के अंदर अपने को पता है कि सल्फर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में इसी आवरण के अंदर की साइड में ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए अपने ले रखा है। और डीएनए कैसा होता है, जीवाणुभोजी का डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर क्या होता है, फास्फोरस उपस्थित होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जीवाणु की।
इकोलाई की। तो इकोलाई के अंदर क्या होता है, एक तो होता है प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणुओं के अंदर पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी देखा था हमने, बार बार में इस टर्म का इस्तेमाल करते प्लाज्मिड प्लाज्मिड प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड होता क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या जीवाणुओं के अंदर न्यूक्लियस के पास में जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो है ही है, न्यूक्लियस के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है प्लाज्मिड के अंदर। दूसरा न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो इकोलाई जीवाणु के पास में दो ही चीजें, एक तो प्लाज्मिड है और एक न्यूक्लियोइड है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, इस जीवाणु बोझी को अपन ले जा करके इस इकोलाई जीवाणु से क्या करवाएंगे, संक्रमण करवाएंगे। जैसे इसको उठाया और यहां पे इसके आवरण पे चिपका दिया, चिपकाने के बाद में ये जीवाणु बोझी क्या करेगा, इस जीवाणु को संक्रमित करेगा, और संक्रमण करने के बाद में इसी इकोलाई के अंदर ये अपनी फोटोकॉपियां बनाएगा। और उन फोटोकॉपियों के अंदर अपने को देखना है कि उसके अंदर डीएनए मिलता है कि प्रोटीन मिलता है। उस बात से ये प्रूफ हो जाएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो अब अपन क्या करने वाले, अब अपन एक एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसके अंदर देखो पता नहीं लगता है कि कौन सी स्टेप के अंदर क्या काम चल रहा है। अपन अपने तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, उसके बाद में अपन लास्ट में क्या करेंगे, एनसीईआरटी वाले डायग्राम को बना लेंगे ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना फिर वो डिब्बे बनाएंगे, उसमें रट्टा मारना पड़ेगा कि कहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, ये अपने को पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, सिंपल तरीके से इसका डायग्राम बनाने वाले हैं। डायग्राम बनाने के बाद में उसका रिजल्ट भी अपन देखने वाले हैं कि अपने को क्या रिजल्ट मिला है, फाइनली कैसे प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उसको अपन डायग्राम से अब समझने वाले हैं। अब अपन ये देखने वाले हैं कि अर्से और चेस ने किस हिसाब से अपना एक्सपेरिमेंट किया है, डायग्राम से अपन इसको समझने वाले हैं। अपन ने पहले से ये देख लिया है कि एक तो जीवाणु बोझी लिया था और दूसरा क्या लिया था, इकोलाई बैक्टीरिया लिया था। अब अपन देखेंगे इस डायग्राम के अंदर कि इकोलाई के अंदर जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, बैक्टीरियोफाज के अंदर जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है उसमें कौन से टाइम पे किसको लेबल्ड किया है। जैसे हमने यहां पे दो तरीके से अपन यहां पे एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर जो ये पहला एक्सपेरिमेंट अपन करके देख रहे हैं, इसके अंदर जो जीवाणु बोझी लिया था, उस जीवाणु बोझी के अंदर जो प्रोटीन का आवरण पाया जा रहा था जिसको अपन ने कैप्सिड बोला था, उसको रेडियो एक्टिव सल्फर युक्त बनाया है। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट अपन देखने वाले हैं उसके अंदर जीवाणु बोझी के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रेडियो एक्टिव फास्फोरस युक्त बनाया है। अब अपन ये देखेंगे कि जो इकोलाई को जो जीवाणु बोझी संक्रमित कर रहे हैं, तो उस इकोलाई के अंदर जो नए जीवाणु बोझी बनने जा रहे हैं, उन नए जीवाणु बोझी के अंदर क्या प्रोटीन आ रहा है या फिर डीएनए आ रहा है, इस बात को अपने को साबित करके दिखाना है। अपन तो क्या है, दिखाने वाले कौन होते हैं, जिन्होंने दिखाया है बस उनको अपन समझने का प्रयास करें कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि हमने जीवाणु बोझी को लिया है और इस जीवाणु बोझी को तैयार किया अपन ने। और तैयारी में क्या किया है, इसका जो बाहरी कोट होता है जो कैप्सिड का बना होता है उसको लेबल कर दिया है किसके द्वारा, रेडियो एक्टिव सल्फर से। उसके बाद में इस जीवाणु बोझी को हमने संक्रमित करवाया है किसके साथ में, इकोलाई जीवाणु के साथ में संक्रमित करवाया है। अब ये जीवाणु बोझी इस इकोलाई बैक्टीरिया को यहां से संक्रमित कर रहा है और संक्रमित करने वाले जीवाणु बोझी के पास में प्रोटीन है जो कि S35 युक्त है और इसका जो डीएनए है वो कैसा लिया अपन ने, नॉर्मल डीएनए लिया है। अब अपने को पता है कि नए जीवाणु बोझी बनेंगे तो उसमें जेनेटिक मटेरियल जाने वाला है और वो जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो वो डीएनए जाएगा कि प्रोटीन जाएगी, उस बात का अपने को आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया है, इस इकोलाई बैक्टीरिया को जीवाणु बोझी ने संक्रमित किया है। तो हमने पहले स्टेप्स लिख दिए, क्या, इन्फेक्शन या फिर संक्रमण। अब उसके बाद में क्या होगा, जीवाणु बोझी ने इकोलाई को संक्रमित कर दिया, उसके बाद में क्या होगा, जीवाणु बोझी का आनुवांशिक पदार्थ इकोलाई के आनुवांशिक पदार्थ से जुड़ेगा और इकोलाई जीवाणु बोझी के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लग जाता है।
मतलब जो बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया है उस इकोलाई बैक्टीरिया को, तो जो बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल है, इकोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा कि ये अपना ही जेनेटिक मटेरियल है, अपना समझेगा। और अपना समझने के बाद में जैसे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन करवाने के बाद में क्या हुआ, जो बैक्टीरियोफाज है वो इकोलाई से हट जाएगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ इन्फेक्शन करने का था, संक्रमण करने का था। संक्रमण हो चुका है, अब इस बैक्टीरियोफाज का कोई काम नहीं है, तो इस बैक्टीरियोफाज को हमने साइड में कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं अनावरण या फिर ब्लेंडिंग। आगे क्या होने वाला है, आगे इकोलाई के अंदर क्या होंगे, नए जीवाणुभोजियों का निर्माण होगा। मतलब इकोलाई कोशिका के अंदर ये नए जीवाणुभोजी बन गए हैं। अब इन नए जीवाणुभोजी के अंदर अपने को ये देखना है कि इसमें प्रोटीन आई है या फिर डीएनए आया है। अब ये पता करने के लिए अपने को एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्रण या फिर सेंट्रीफ्यूजेशन। और सेंट्रीफ्यूजेशन क्या करता है, डेंसिटी के बेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करता है, कि जो भारी होता है वो नीचे की तरफ रहता है, जो हल्का होता है वो ऊपर की तरफ आता है। तो अपने को पता है कि जीवाणुभोजी और इकोलाई, इन दोनों के अंदर हल्का कौन होता है और भारी कौन होता है। जैसे बैक्टीरियोफाज जो क्या है, वायरस होता है, और बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु बोल रहे हैं, तो वायरस से जीवाणु भारी होगा या जीवाणु से वायरस भारी होगा। तो इस बात का अपने को पहले से पता है कि जीवाणु से वायरस थोड़ा हल्का होता है, मतलब जीवाणुभोजी हल्का होता है बैक्टीरिया के कंपैरिजन के अंदर। तो जैसे ही इनकी मिक्सी करेंगे, जैसे मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जीवाणुभोजी को डाल दिया, जीवाणु को डाल दिया और उनको गोल गोल घुमाया जाता है। जैसे ही उनको गोल गोल घुमाएंगे तो जो हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इसके नीचे की तरफ आ जाएंगे, और जो हल्के होते हैं लाइट वाले वो इसके ऊपर की तरफ रहने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे तो देखेंगे कि नीचे की तरफ ये जो बना है ये तो क्या है, यहाँ पे तो जीवाणु रह गए हैं, और ऊपर की तरफ ये जो मिला है ये क्या है, ये जीवाणुभोजी है। और अपने को यही चेक करना है कि जीवाणुभोजी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो प्रोटीन आया है या फिर डीएनए आया है। तो यहाँ पे एनालिसिस करके देखा तो इस कोशिकाओं के अंदर या इन सेल्स के अंदर क्या था, S35 कोशिका में सल्फर नहीं था। मतलब ऊपर जीवाणुभोजी देखा तो उसमें यह पाया गया कि इनके अंदर सल्फर है ही नहीं। अब सल्फर नहीं है, इसका मतलब पहले तो अपने सल्फर लिया था यहाँ पे, अब लास्ट में फाइनली रिजल्ट देखा तो अपने को पता चला कि इन कोशिकाओं के अंदर सल्फर नहीं मिला। अब सल्फर नहीं मिला, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल में कौन आया है, फॉस्फोरस आया है। और फॉस्फोरस किस में होता है, डीएनए में होता है। तो इस एक प्रोसेस से अपने को ये आइडिया लग चुका है कि सल्फर नहीं है तो फिर प्रोटीन तो आया ही आया है, प्रोटीन तो सल्फर नहीं है तो फॉस्फोरस तो आया ही आया है, और फॉस्फोरस किस में होता है, डीएनए के अंदर होता है। यहां पे अपने को नहीं ऐसे लग रहा है, डाउट है, कुछ शंका है, तो फिर इधर वाले की तरफ देख लेते हैं। दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया है, जीवाणुभोजी लिया है, जो उसमें भी लिया था, उसमें प्रोटीन के आवरण को लेबल किया था सल्फर युक्त आइसोटोप से, और यहां पे इस जीवाणुभोजी का जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस डीएनए को सामान्य ना रख करके इसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस युक्त बना दिया गया है। अब ये जीवाणुभोजी है, ये वापस से इस जीवाणु को संक्रमित करेगा। तो ये संक्रमित कर रहा है, जिसको हमने बोल दिया कि संक्रमण या फिर इन्फेक्शन हुआ। सबसे पहले संक्रमण करने के बाद में जीवाणुभोजी हट जाता है जीवाणु से, तो हमने जीवाणुभोजी को हटा दिया है जीवाणु से, और हटाने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अनावरण या फिर ब्लेंडिंग बोलते हैं। उसके बाद में इकोलाई जीवाणुभोजी के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझता है, और अपना समझ करके इकोलाई के अंदर जीवाणुभोजियों की वृद्धि होती है, और जीवाणुभोजियों की वृद्धि होती है तो नए जीवाणु यहाँ पे जीवाणुभोजी बनेंगे, और नए जीवाणुभोजी यहाँ पे जो बने हैं, अब इनमें देखना है कि नए जीवाणुभोजियों के अंदर फॉस्फोरस आया है या नहीं आया है, या फिर सल्फर आई है। तो इनका क्या करवाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूजेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही सेंट्रीफ्यूजेशन करवाया तो जो हल्के जीवाणुभोजी थे वो ऊपर थे, इनकी सेल्स का एनालिसिस करके देखा तो इनकी सेल्स के अंदर क्या मिला, फॉस्फोरस 32 मिल गया था। और फॉस्फोरस 32 किस में होता है, डीएनए में होता है। इससे ये स्पष्ट होता है अच्छे तरीके से कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट अपन ने करके देखे। एक के अंदर क्या लिया था, जीवाणुभोजी के अंदर सल्फर से अपन ने इसको रेडियो एक्टिव बनाया है, और एक में क्या लिया, फॉस्फोरस से इसमें रेडियो एक्टिव बनाया है। इधर लास्ट में देखा तो यहाँ पे सल्फर नहीं थी, इसका मतलब प्रोटीन तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। इधर अपन ने देखा कि यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस तो डीएनए में होते हैं, इसका मतलब डीएनए ही क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसके अपन लिखने वाले हैं रिजल्ट।
कि लास्ट में फाइनली क्या रिजल्ट मिला है, इसमें अपन ने क्या किया है, कि हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट के क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या परिणाम निकल के आए हैं। तो हर्शे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि T2 जीवाणु भोजियों से डीएनए या प्रोटीन निकलकर इकोलाई में प्रवेश करता है, कि जब जीवाणु भोजी को इकोलाई से संक्रमित करवा रहे हैं तो नए जीवाणु भोजी बनते हैं, उन नए जीवाणु भोजियों के अंदर क्या प्रोटीन निकल करके आई है या फिर डीएनए निकल करके आया है। तो इन्होंने दो कंडीशन रखी है। कंडीशन 1, जिन जीवाणु भोजियों को रेडियोधर्मी फोस्फोरस मतलब फोस्फोरस 32 में वृद्धि करवाई में रेडियोधर्मी डीएनए पाया गया, लेकिन रेडियोधर्मी प्रोटीन नहीं पाई गई, क्योंकि डीएनए में फोस्फोरस होता है लेकिन प्रोटीन में नहीं। दूसरी कंडीशन में क्या रखा, इसी प्रकार जिन जीवाणु भोजियों की रेडियोधर्मी सल्फर S35 में वृद्धि करवाई में रेडियोधर्मी प्रोटीन पाया गया, लेकिन रेडियोधर्मी डीएनए नहीं पाया गया, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है। तो इस हिसाब से हर्शे व चेस के प्रयोग से निष्कर्ष निकल के आता है कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आपको 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दे रहा हूं। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस के द्वारा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया था उसमें एक था अपना T2 बैक्टीरियोफेज, दूसरा था इकोलाई बैक्टीरिया और कुछ उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया था, जिसमें P32 और S35 फॉस्फोरस और सल्फर का इस्तेमाल किया था। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपने को यह जानना है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए के अंदर फॉस्फोरस होता है जो कि प्रोटीन में नहीं होता है, प्रोटीन के अंदर सल्फर होती है जो कि डीएनए में नहीं होता है। तो उन्होंने 2 कंडीशन रखी। पहले वाले जीवाणु भोजियों के अंदर जो बाहर का प्रोटीन का आवरण था उसके ऊपर लेबलिंग कर दी थी रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर 35 की, और फिर जीवाणु से संक्रमित करवाया। संक्रमित करवाने के बाद में जब सेंट्रीफ्यूजेशन किया और उनका एनालिसिस किया तो उस एनालिसिस के अंदर प्रोटीन के अंदर तो सल्फर होती है लेकिन डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होती है। एनालिसिस के अंदर अपने को यह पता लगा कि जो ऊपर होते हैं जीवाणु भोजी, उन जीवाणु भोजियों के अंदर प्रोटीन नहीं मिली, मतलब सल्फर 35 नहीं मिला। सल्फर 35 नहीं मिला, इसका मतलब नए जीवाणु भोजियों के अंदर प्रोटीन नहीं आई है। कौन आया है? डीएनए आया है। दूसरी कंडीशन के अंदर उन्होंने क्या किया था, प्रोटीन के आवरण को नॉर्मल रखा, लेकिन जो डीएनए था उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32 फॉस्फोरस युक्त बना दिया गया था। फिर उन्हीं जीवाणु भोजी को जिनको रेडियो एक्टिव P32 से लेबलिंग कर रखी थी उसको जीवाणु से संक्रमित करवाया। संक्रमण करवाने के बाद में जो नए जीवाणु भोजी बने थे उनका सेंट्रीफ्यूजेशन किया, उनका एनालिसिस करके देखा तो जो नए जीवाणु भोजी थे उससे ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ आ गए थे। तो उसमें जीवाणु भोजियों के अंदर यह देखा गया कि उनके अंदर रेडियोधर्मी P32 फॉस्फोरस पाया गया है। अब अपने को अच्छी तरीके से पता है कि फॉस्फोरस किस में होता है, डीएनए के अंदर होता है। इसका मतलब जो नए जीवाणु भोजी बने हैं उन नए जीवाणु भोजियों के अंदर प्रोटीन ना आकर के कौन आया है, डीएनए आया है। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और इस बात के लिए ये फाइनल एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके बाद में अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं आया है। लास्ट एक्सपेरिमेंट है जो कि सर्वमान्य है, जिसको हर्शे व चेस के एक्सपेरिमेंट के नाम से अपन जानते हैं, जो इस बात को साबित करके दिखा रहा है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आने के बाद में इससे जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया था, यहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। अगला वाला एक्सपेरिमेंट अपना ऐसे होने वाला है कि किसी ने ये बोल दिया था, जैसे वाटसन और क्रिक साहब ने ये बोल दिया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब फिर से साइंटिस्ट लोगों में यही रेस लग गए थे कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो मेसेल्सन और स्टोल नाम के साइंटिस्ट आएंगे और इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर या अर्धसरक्षी प्रकृति का ही होता है। वो एक्सपेरिमेंट अपन पहले डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में वो एक्सपेरिमेंट से अपन ये प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ जी डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। थैंक यू सो मच।